क्या है? अच्छा, वही कॉन्सेप्ट है। हम लोग मूवी देखने जाते हैं तो पीछे वाला सीट लेते हैं, आगे वाला नहीं, तो सर ऐसे हो जाता है। तो छोटा ही तो है, इस क्लास में कहाँ बड़ा है? ये भी है। चलिए लिखिए बुंदेलखंड का पठार। चलिए काम करते हैं, अब 1-1.5 घंटा कुछ काम हो। लिखिए, आइए आइए। बुंदेलखंड का क्या? पठार। प्लेट्यू ऑफ बुंदेलखंड। बुंदेलो हर बोलो की मुंह, हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो रानी थी। तो लिखिए बुंदेलखंड, इसका विस्तार लिखो। उत्तर प्रदेश के जिला का भी नाम लिख लो, एक्सपेंशन में लिखो उत्तर प्रदेश के झांसी, जालौन, उत्तर प्रदेश के झांसी, जालौन, हमीरपुर, ललितपुर और बांदा, ये सब डिस्ट्रिक्ट में है। उत्तर प्रदेश के कौन कौन से जिले में विस्तृत है? झांसी, जालौन, हमीरपुर, ललितपुर, बांदा। लिखो। तथा मध्य प्रदेश के हम महोबा भी कर दीजिए, महोबा, और भी कर सकते हैं नाम। मध्य प्रदेश कल्पी कर सकते हैं, काल्पी नाम सुना है काल्पी का? अरे कल्पी का नाम सुना है? अरे पहली बार कौन कौन सुन रहा है कल्पी का नाम? बहुत लोग हैं, तो कोई फेमस जगह नहीं, कैसे सुनिएगा? रानी लक्ष्मीबाई जब उनके किला पर अंग्रेजों ने हमला किया, रानी लक्ष्मीबाई के किला पर, सुन लिए ना अब, रानी लक्ष्मीबाई के किला पर अंग्रेजों ने जब हमला किया तो रानी लक्ष्मीबाई दीवार तरफ के घोड़ा से भाग गई। दीवार, किला हम देखे हैं, झांसी वाला किला, और उस किला में पीछे जाइएगा तो नेम प्लेट लगा है, लिखा है कि यहीं से रानी लक्ष्मीबाई घोड़ा से छलांग लगा ली थी। सोचिए कितनी बहादुर महिला। नहीं, किला ऊंचाई पे है, पहाड़ पर है, पहाड़ मतलब काफ़ी ऊंचा है वो, और वहाँ से ऐसे स्लोप है, और वहाँ से वो छलांग लगाई थी। तो लिखा है सामने कि यहीं से लक्ष्मीबाई छलांग लगाई थी, और घोड़ा से छलांग लगा के नीचे गिर गए, और घोड़ा गिरा नहीं, उसी घोड़ा से भाग के कहाँ चली गई? काल्पी। और फिर बाद में ग्वालियर में तात्या टोपे थे, उनसे संपर्क साधने की कोशिश की, लड़ाई खूब जम के लड़ी, तभी तो हीरोज को कहना पड़ा कि हाँ एक औरत सोई है जो इन सैनिकों में एकमात्र मर्द है ना। दुश्मन आपकी तारीफ कर दे, लड़ाई ऐसी होनी चाहिए। यहाँ लड़ा है, किसी ने मात दिया है, जैसे कल पाकिस्तान ने भारत को मात दे दिया तो भारत, सब लोग कह रहे कि पाकिस्तान हरा दिया हमको। पाकिस्तान कोई चीज़ है? पाकिस्तान कोई देश है? उस भारतीय है समझिए। भारत के लोग अपने आप को मनाना जानते हैं, संतुष्ट करना जानते हैं। कल हार गया तो सब क्या बोल रहा है? पाकिस्तान नाम का कोई देश है क्या? है वो भारतीय है कि? सब चलता जो भी चल रहा था, तो ठीक है, अच्छा है, हारना भी जरूरी है। जब आप हारते हैं तो आपका गुरूर कम होता है और आप फिर काम करते हैं, वरना जिस दिन गुरूर आ गया ना, काम बंद हो। सबसे पहले घमंड आने के बाद पहला काम होता है कि अब काम करना बंद कर देते हैं। इसलिए गिरना बहुत जरूरी है ना, औकात में रहना जरूरी है। एक छोटा सा कहानी सुना देता हूँ, 2 सेकंड का है। एक मूवी देखा, लावारिस, अमिताभ बच्चन की है, और मूवी ठीक है, सब मूवी तो ठीक ही रहता है, लेकिन उसमें एक लाइन हमको पसंद आया। जब एक बेटर का काम अमिताभ बच्चन कर रहे होते हैं, तो एक कपड़ा उनका ड्रेस होता है, और जब वो अपने पिताजी के यहाँ, जिसके पुत्र हैं वो अमजद खान, उनकी कंपनी में नौकरी मिल जाती है ना, नौकरी मिल जाती है तो उनको एक ड्रेस मिलता है। तो अपना पुराना कपड़ा उतार के ब्रीफकेस में रख रहे होते हैं, तो किसी मजदूर ने कहा कि साहब आप तो मैनेजर हो गए, अभी कपड़ा की क्या ज़रूरत है, बेटर वाली कपड़ा। बोला कि मैं इस कपड़ा को इसलिए रख रहा हूँ क्योंकि हमको जब भी खोलेंगे इस अटैची को, हमें मेरा औकात याद आ जाएगा कि मैं वही हूँ, और हम काम करेंगे, हम उड़ेंगे नहीं, कभी ज़मीन पर टिके रहेंगे। इसलिए ज़मीन पर टिकने के लिए कपड़ा मेरे लिए ज़रूरी है। समझ में आ रहा है बात ना? इसलिए ज़मीन पर रहना जरूरी है कोई भी काम के लिए। चलिए मध्य प्रदेश में लिखिए शिवपुरी, मुरैना, भिंड,
मुरैना, अरे मुरैना डिस्ट्रिक्ट का नाम है। मुरैना, भिंड, ग्वालियर, सागर, दमोह, ये सब क्या है जी? बुंदेलखंड का विस्तार है। क्लियर है? अब लिखिए, इस पठार का निर्माण नीस चट्टान से हुआ है। इट इज मेड बाय नीस रॉक। इट इज मेड बाय नीस रॉक। इसका निर्माण नीस चट्टान से हुआ है। इसका निर्माण नीस चट्टान से हुआ है। इट इज मेड बाय नीस चट्टान, नहीं नीस रॉक। इट इज कर दिए तो नीस रॉक होगा। ये तो वही बोला कि सर, एक बच्चा पूछा कि टीचर से कि मैथ पूछ रहा था, तो बोला कि सर 109वां बता दीजिए। 109वां नहीं, 9वां नहीं बोला, ऐसे बोला नहीं, गलत बोल दिए। ऐसे 109वां बता दीजिए। 109वां। तो बोला कि सर या तो भाई पूरा अंग्रेजी बोल लो, या तो पूरा हिंदी बोल लो, या तो 109 बोलो। 109वां बता दीजिए सर। तो बिहार के लोग अपना फेंटने में माहिर हैं। यहाँ बड़ी आसानी से अलग अलग चीज़ों को फेंट दिया जाता है। फेंटना मतलब जो न मिलने लायक उसको मिला दिए, तो इसको बोलते हैं फेंटना, यानी हेट्रोजीनियस मिक्सचर। और जो मिलने लायक उसको मिला है तो होमोजीनियस मिक्सचर। नहीं जी, तो फिर आगे आते हैं। देखिए, इसीलिए इस पठार को नीस का पठार भी कहते हैं। ड्यू टू दिस रीजन दिस प्लेट्यू इज नोन एज प्लेट्यू ऑफ नीस। इसीलिए इस पठार को नीस का पठार भी कहते हैं। इसीलिए इस पठार को नीस का पठार भी कहते हैं। इसीलिए इस पठार को नीस का पठार भी कहते हैं। इसीलिए इस पठार को नीस का पठार कहते हैं। क्लियर है? क्योंकि पूरे पठार किससे बना है? नीस चट्टान से। और नीस जो है किस प्रकार का चट्टान है? आपने पढ़ा होगा 3 प्रकार की चट्टान, इग्नियस रॉक, सेडिमेंट्री रॉक और मेटामॉर्फिक रॉक। पढ़ा है ना? तो मेटामॉर्फिक रॉक है ये। कैसा रॉक है भैया? आप पढ़ोगे आग्नेय चट्टान, अवसादी चट्टान और रूपांतरित या कायांतरित चट्टान। तो क्या है ये? क्या है भाई? कायांतरित चट्टान, रूपांतरित चट्टान है, मेटामॉर्फिक रॉक है नीस। हो गया? देखिए, इस पठार पर लाल मिट्टी का विस्तार है। इस पठार पर मुख्यतः लाल मिट्टी, रेड सॉइल स्प्रेडेड ऑन दिस प्लेट्यू। लाल मिट्टी का विस्तार, इस पठार पर लाल मिट्टी का विस्तार है। हो गया? कौन कौन सी नदियां बहती हैं इस पठार पर? कौन कौन सी नदियां बहती हैं? हमने बोला था कि जब भी प्लेट्यू लिखवाऊंगा तो उसमें मिट्टी भी लिखवाऊंगा, किससे बना है भी लिखवाऊंगा, कहाँ कहाँ उसका विस्तार है भी लिखवाऊंगा, साथ में उस पर कौन कौन सी नदियां बहती हैं वो भी लिखवाऊंगा, कौन कौन से फसलों की खेती की जाती है भी लिखवाऊंगा। लिखवा ही रहा हूँ पीछे। तो लिखिए, इस पर कौन कौन सी रिवर लिख कर डैश दे दीजिए, नदी लिख करके डैश दे दीजिए। कौन कौन नदी बहती है इस पर, इस पठार पर से कौन कौन नदी बहती है? मतलब झांसी, जालौन, हमीरपुर, ललितपुर, बांदा, सागर, पन्ना, दमोह, शिवपुरी, मुरैना, भिंड, ग्वालियर, इन सब जगहों से कौन सी नदी बहती है? इसका मतलब यही ना हुआ। तो लिख लीजिए कौन कौन बहती है। लिखो चंबल, 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 नोट कर लिया? चंबल। चंबल के बाद लिखिए, चंबल के बाद लिखिए सिंध, सिंधु नहीं सिंध, सिंध, बेतवा, सिंध, बेतवा, केन, सिंध, बेतवा, केन, चंबल, सिंध, बेतवा, केन, सोन, सोन नहीं सॉरी केन लिख लिया, केन, बस यहीं तक रहने दीजिए, सोन मत लिखिए। सोन और टोंस बघेलखंड से बहती है। हो गया? कोई दिक्कत तो नहीं सबको? अब लिखिए इस पर क्रॉप, फसल लिखिए, कौन कौन सी फसलें उगाई जाती हैं। लिखिए मक्का, चावल, दाल, पल्सेज, मेज एंड राइस। पल्सेज, मेज एंड राइस, मक्का, चावल और दाल की खेती की जाती है। हर एक बोर्ड का अपना अपना सिस्टम होता है। हम इसका बैकग्राउंड चेंज करना चाह रहे थे। इससे क्या होता है? ओके कहाँ है?
इसे लिखने वाला हो गया ये। कौन सा कलर था? ठीक है, ये रखने दीजिए। ये लिखने वाला ये क्या आ गया ना, इसको लिखने वाला तो यहाँ है जी। आप लोग भी जो है ना, मैंने स्क्वायर बन जा रहा है। चलिए कोई बात नहीं, हो गया। अब लिखिए बघेलखंड का पठार, प्लेट्यू ऑफ बघेलखंड। अभी आएगा मजा और जब छोटनागपुर के पठार पे पहुंचेंगे, होंडरू फॉल में हम लोग स्नान करेंगे। लिखो भैया, क्या लिखा? बघेलखंड का पठार। बघेलखंड ये भी उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की सीमा पर। विस्तार लिखो, एक्सपेंशन लिख लो। उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद, मिर्जापुर, सोनभद्र जिला। उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद, मिर्जापुर, सोनभद्र। इलाहाबाद, मिर्जापुर, सोनभद्र। उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद, मिर्जापुर। मिर्जापुर जहाँ विंध्याचल देवी का मंदिर है, विंध्याचल माता का मंदिर किस जिले में है? मिर्जापुर जिले में। बनारस से बाउंड्री टच होता है। मिर्जापुर बनारस एक दूसरे के सीमा को छूते हैं, है ना? तो मिर्जापुर और सोनभद्र, अरे उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद, मिर्जापुर और सोनभद्र में इसका विस्तार है। ठीक है, सोनभद्र के बारे में आप जानते हैं। सोनभद्र में ही एक जगह है रेणुकूट। सोनभद्र में एक जगह का नाम क्या है? रेणुकूट। रेणुकूट जहां हिंडाल्को है, जहां पर हिंडाल्को है, हिंडाल्को। सोनभद्र में क्या है? रेणुकूट है। रेणुकूट, रेणुकूट, हिंडाल्को। हिंदुस्तान एल्युमिनियम कंपनी, हिंदुस्तान एल्युमिनियम कंपनी। और जिसके नाम में आल्को लगा है ना, आल्को बाल्को है ना, हिंडाल्को, बाल्को, नाल्को, माल्को, ये सब क्या है? हम ऐसे नहीं कुछ आल्को आल्को किए जा रहे हैं, रियल में ये सब कंपनी का नाम है। हिंडाल्को भी अलग कंपनी है, बाल्को अलग कंपनी है, नाल्को अलग कंपनी है, उसके बाद माल्को अलग कंपनी है। माल्को मैसूर, मैसूर एल्युमिनियम कंपनी, वो आपको कर्नाटक में है। नाल्को, नाल्को नेशनल एल्युमिनियम कंपनी, नाल्को भुवनेश्वर, एक उड़ीसा में जाइएगा, तालचर कोरापुट उधर मिलेगा आपको। और छत्तीसगढ़ में कौन सा भैया? बाल्को। कोरबा में कौन है? बाल्को। तो हिंडाल्को, बाल्को, नाल्को, माल्को, ये सब आल्को आल्को जिसमें लगा है सब कौन सी? एल्युमिनियम कंपनी है, याद रखिएगा। और तो हिंडाल्को का मुख्यालय कहाँ है? रेणुकूट, उत्तर प्रदेश के रेणुकूट के सोनभद्र में। लिख लीजिएगा भाई, कहीं कोना में इसको भी लिख लीजिए। एल्युमिनियम में बाल्को, नाल्को, माल्को नहीं पूछता, हिंडाल्को पूछता है। पता है क्यों पूछता है? जो लड़का पढ़ा होगा वही हिंडाल्को रेणुकूट लगा के आएगा, क्योंकि किसी को विश्वास नहीं होगा कि उत्तर प्रदेश में भी कोई एल्युमिनियम और लोहा का फैक्ट्री होगा। यूपी में है, इसलिए पूछ लेता है। लेकिन है फेमस क्वेश्चन, इतनी बार आया है एग्जाम में। आप प्रीवियस पेपर लगाइएगा ना, प्रीवियस पेपर लगाओगे तो आपको 5-7 जगह मिल जाएगा। कई सब बोर्डे पूछा है, बिहार बीपीएस यही पूछा है। यूपी पीसीएस का पेपर आपने देखा? आपने उत्तर प्रदेश पीसीएस का पेपर देखा तो हम तो ज़्यादा चैप्टर आपको पढ़ाए नहीं। माउंटेन में पूछा था, दोदा बेटा, सारामती सब मिलाने के लिए, है ना, जो पढ़ाया था, और उसी चैप्टर से था। बड़ा अच्छा प्रश्न आया। और आप लोग को हमेशा मैं कहता हूँ कि आप करेंट अफेयर को फोकस करो। अगर रियल में पीटी निकालना है तो करेंट अफेयर और प्रीवियस पेपर को फोकस करो। कितना बारी बात बोला हूँ कि प्रीवियस पेपर से डेली 150-200 प्रश्न लगाओ। ये कितना बार नहीं, एक बार नहीं, 100 बार इतने ही क्लास में बोल चुका हूँ। कल का जो पेपर था यूपी पीसीएस का, सुन तो लो मेरी बात, मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। करंट अफेयर 34 हटा लो तो कितना बच गया? 114 नहीं, 116। 116 क्वेश्चन क्या था जीएस का? 116 में से 116 प्रीवियस पेपर था। पता है आपको? निकालो कोई क्वेश्चन, दिखा देते हैं प्रीवियस में कहां से था। लोग कहते नहीं सर प्रीवियस से कितना लड़ जाता होगा, तो हम तो बोलते हैं लोगों के 50 से 60%। कल 100% लड़ा है भाई। मैंने प्रीवियस पेपर का ही रोल है, जिसका प्रीवियस पेपर पर कमांड है, प्रीवियस पेपर पर क्या, इधर भी बोल दो, कोई सीक्रेट बात है, कुछ साजिश चल रहा हो तो बता सकते हैं। मैं ये कह रहा हूं, सुन लीजिए मेरी बात, बात भी कर सकते हैं हम। आपको कभी भी, आपको लगता होगा जब मैं बोलता हूं तो कभी भी एक्टिंग नहीं करता। कभी भी मैं एक्टिंग आपकी क्लास में नहीं करता कि चलो क्लास में हूं तो कुछ और हूं, ऐसे जनरल हूं तो कुछ और हूं, ऐसा कभी एक्टिंग नहीं करता। आज मेरा एक छात्र मेरे साथ आ रहा था ऑटो में, तो एकदम
बोला कि सर आप फ्रेंडली रहते हैं सबके साथ। हमको फ्रेंडली है, हमको पसंद है, सेपरेटली हमको पसंद नहीं है। किसी के साथ रिश्ता हमको सेपरेटली, रिश्ता मतलब फ्रेंडली, वरना रिश्ता को जो सेपरेटली है, जो सेपरेटली उसको भी रिश्ता कहते हैं क्या? चलिए, रिश्ता हो मतलब फ्रेंडली हो, चाहे माता पिता बेटे के बीच रिश्ता हो या किसी के बीच हो। मानते ही नहीं मानते? तो मैं ये कह रहा हूँ आपको कि मैं पहले से ही बोलता था, फिर आप ले आओ कल यूपीपी से सवाल और हमको बोलो सर ये क्वेश्चन का निकालिए, तो प्रूफ हम निकाल के दिखा देंगे। एकदम 100% लड़ा है प्रीवियस पेपर, हूबहू ऑप्शन भी रिपीट हो गया है। तो बाबू हम बताते हैं तुम लोगों को कि आप डेली 150-200 क्वेश्चन लगाइए, सिर्फ बिहार का नहीं, डेली 150 लगाइएगा तो बिहार का 10 साल 12 साल का सवाल लग जाएगा आपका 5 दिन में खत्म, यूपी 10 दिन में खत्म, झारखंड 5 दिन में खत्म। ऐसे करिएगा तो 1 महीना में उत्तर भारत के जितने भी पीसीएस हैं उनके 10 ईयर आप लगा जाएंगे 1 महीने में। अगली बार जब उसी पेपर को लगाएंगे तो टाइम इतना नहीं लगेगा, आपको थोड़ा कम समय लगेगा। आप पीटी का टाइम काफ़ी बढ़ चुका है, अब 23 जनवरी पीटी हो गया, तो बहुत अच्छा मौका है, इसका यूटिलाइज कीजिए। इसको मत कि बड़ा बढ़ा दिया डेट, ऐसे लग रहा है कि आप विद्वान हैं तुरंत ही निकाल लेंगे, है ना। कुछ लोग एक्टिंग मार रहे हैं कि अरे यार दिसंबर में ले लेता, अब पता चला कि अभी तक कहीं पीटी पास नहीं किए, अब बढ़ा दिया डेट। अब बढ़ा दिया तो उसका इस्तेमाल करिए। अब बीपीएससी पर पड़े हुए हैं, पढ़ना लिखना तो है नहीं, तो चाय की दुकान पर खड़े हैं, अरे यार बीपीएससी नवंबर में ले लेता तो ज़्यादा अच्छा था, जैसे लग रहा है कल एसडीएम बन जाएंगे वो, थोड़ा 6 महीना बातें बनेंगे, क्या दिक्कत है, लेकिन अच्छा से बनेंगे। तो क्या बोल रहा हूँ, प्रीवियस पेपर 100% लड़ा, तो आप प्रीवियस पेपर पर कमांड रखो, करंट का कमांड रखो, आपका पीटी रोकने वाला कोई नहीं है। कुछ भी हो जाए, कितनों मिनट जाएगा आपका पीटी होगा, लेकिन प्रीवियस पढ़ोगे तबे होगा, और ना पढ़ोगे प्रीवियस का करंट तो हम लिख के देते हैं आप तुम्हारा पीटी कराने वाला भगवानों नहीं है, लाख पूजा कर लो, मंदिर चले जाओ, ठीक करोगे ना भाई। ये अंदर की बात बताया हूं, कोई नहीं बताएगा, हम ही बताते हैं अंदर की बात। बाकी लोग तो कहते हैं कि हमारा नोट्स पढ़ो हो जाएगा, हम जानते हैं मेरा नोट्स आपका नहीं होगा, होगा तो प्रीवियस पढ़ने से होगा। लिखिए आगे नेक्स्ट। ये तो समझदारी है, भूगोल को आप समझ रहे हैं, ये भूगोल को क्या कर रहे हैं आप, समझ रहे हैं, रट नहीं रहे हैं। क्या लिखा आपने हैं? हिंडाल्को का हेडक्वार्टर कहाँ है? रेणुकूट। चलिए तो हो गया। अब लिखो मध्य प्रदेश में भी तो इसका विस्तार है, लिखो मध्य प्रदेश में, लिखो रीवा सतना, रीवा सतना कटनी, कटनी बाद में है, पहले मैहर है, मैहर तब कटनी, रीवा सतना मैहर तब कटनी, कटनी पहले मत कर दीजिएगा, है ना। हम पहले जानते हैं, पहले हम भी लिखवाते थे, पहले कटनी पहले तब मैहर, रीवा सतना। अब क्यों अब सुधार हो गया मेरे में, क्योंकि ट्रेन में बैठे थे, हम जा रहे थे मैहर, और ट्रेन हम सोचे कि सुबह 6 बजे 6:30 बजे टाइम था, हम सोचे इतना आसान से थोड़ा पहुंचा देंगे जल्दी, ट्रेन भारत का लेटे रहता है। हम सो गए, 5 मिनट के लिए आँख लगा और ट्रेन मैहर यहाँ से मैहर से खुल गई, हम कटनी पहुँच गए। फिर कटनी से बस से लौटना पड़ा मैहर हमको, माता का दर्शन करने गए थे, वहाँ मैहर वाली माता है ना, तो गए थे दर्शन करने, तो लौटना पड़ा। तो आज कुछ दिन से मेरा सुधार हो गया कि पहले मैहर तब कटनी, है ना। तो क्या भैया, घूमने वाले ऐसे घूमने वाले जेब से गरीब होते हैं लेकिन दिमाग से अमीर होते हैं, इसलिए यात्रा करना चाहिए। तो भैया रीवा सतना, अब आज के बाद आप भी नहीं भूलिएगा कि सर पहले मैहर तब कटनी। चलिए हो गया। देखिए इस पूरे क्षेत्र में सीमेंट उद्योग बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। सीमेंट उद्योग पूछा जाए कि बघेलखंड के पठार पर कौन सा इंडस्ट्री ज़्यादा है, तो क्या बोलेंगे? सीमेंट उद्योग। आपने सुना होगा मैहर सीमेंट, मैहर सीमेंट का नाम सुना है कि नहीं? मैहर सीमेंट का एक कंपनी भी है। तो लिखिए, लिखो इस पठार पर सीमेंट उद्योग ज़्यादा प्रसिद्ध है, सीमेंट उद्योग ज़्यादा है, यहाँ पर अधिक है। लिख लिया सीमेंट उद्योग। ऐसे बता दूं कि भारत में सीमेंट के लिए जो सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध फेमस प्लेस है ना, उसका नाम है लाखेरी, राजस्थान। ये नोट तो नोट कर लो, लाखेरी सबसे ज़्यादा फेमस इंडिया में लाखेरी, राजस्थान में। राजस्थान सीमेंट के उत्पादन में भारत में क्या है? प्रथम स्थान पर है। सीमेंट के उत्पादन में भारत में पहला स्थान किसका है जी? राजस्थान का। ये भी नोट कर लो साइड में, राजस्थान का सीमेंट उत्पादन में फर्स्ट रैंक है। और उसमें भी कौन सा जगह? लाखेरी। लाखेरी पूछ सकता है किस चीज के लिए प्रसिद्ध है, परीक्षा में आ जा सकता है। लाखेरी किस चीज के लिए प्रसिद्ध है, तो क्या बोलेंगे? सीमेंट उद्योग के लिए। क्लियर है? देखिए इस पठार पर लाल पीली मिट्टी का विस्तार है। लाल पीली, ये अलग अलग मत कर देना भाई, एक ही मिट्टी का इनाम है। लाल मिट्टी पीली मिट्टी मत कर देना कि सर का छूट गया, लगता है कि हम लोग लाल मिट्टी पीली मिट्टी लिख देते हैं।
इस पठार पर लाल पीली मिट्टी का विस्तार है, अंग्रेजी में रेड येलो सॉइल। इस पठार पर लाल पीली मिट्टी का विस्तार है, रेड येलो सॉइल। ठीक है, लिखो लिखो, यहाँ भी मक्का, चावल और दाल की खेती की जाती है, मुख्यतः खाने पीने का सामान। लिखिए यहाँ भी मेज, राइस एंड पल्सेज, फसल में लिख लीजिए, क्रॉप में मेज, राइस एंड पल्सेज। यहाँ भी मक्का, चावल और दाल की खेती की जाती है। क्लियर है? अब लिखिए, इस पठार का निर्माण किससे हुआ, तो लिखे नहीं अब, लेकिन इस पठार का निर्माण रेड सैंडस्टोन से हुआ है। इस पठार का निर्माण रेड सैंड स्टोन से हुआ है। इस पठार का निर्माण लाल बलुआ पत्थर से हुआ है। इट इज मेड बाय क्या? रेड सैंड स्टोन। इस पठार का निर्माण लाल बालू पत्थर से हुआ है। नदी कौन बहती है भाई? इस पठार से बहने वाली नदियां, देखिए सोन, रिहंद, टोन्स। इस पठार पर बहने वाली नदियां सोन नदी, रिहंद नदी और टोन्स नदी। सोन नदी, रिहंद नदी और टोन्स नदी। एक और क्वेश्चन पूछा इस क्लास में, अच्छा नदी आप लोगों को पढ़ाया था क्या? नदी नहीं पढ़ाया था, तब तो नहीं बनेगा। ज्योग्राफी से काफ़ी कल सवाल पूछा है, कल भूगोल से खूब सवाल आया है। एक नदी से आया कि इनमें से कौन सी नदी गंगा नदी के तंत्र में शामिल नहीं है, इनमें से कौन सा रिवर गंगा नदी में नहीं मिलती, यानी गंगा नदी के तंत्र में नहीं है। ऑप्शन दिया था गोमती, ऑप्शन दिया था टोन्स, ऑप्शन दिया था जोक और एक और कुछ अननोन टाइप का नदी दिया था। तो जोक आंसर होगा। जोक छत्तीसगढ़ में बहती है, महानदी की ट्रिब्यूटरी है। जोक छत्तीसगढ़ में बहती है। जोक नदी, तेल नदी, ईऊ नदी, तेल नदी, ईऊ नदी, जोक नदी, हसदो नदी, शिवनाथ नदी, ये सब किसकी ट्रिब्यूटरी है? महानदी की। और महानदी कहाँ गिरती है? पुरी के पास, उड़ीसा में, बंगाल की खाड़ी में। तो सोन, रिहंद और टोन्स किसके कौन से पठार से बहती है? बघेलखंड के पठार से बहती है। अब लिखिए, हो गया। अब चलिए लिखिए छत्तीसगढ़ का पठार, प्लेट्यू ऑफ छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ का पठार, ये सब रिवाइज भी कर रहे हैं आप, कि मतलब केवल नोट बना के रख रहे हैं। अब समय ना है कि आप नोट्स बना के रखिएगा, रोज का रोज खत्म करते चलिए। अंतिम में फिर पता चला कि ये भी नहीं पढ़े तो पता कुछ नहीं पढ़े हैं, नर्वसनेस आ जाएगा, और नर्वसनेस में 5-7 क्वेश्चन गलती करके आ जाइएगा, तो जो होना होता है वो भी नहीं हो पाता है। इसलिए अभी से ही एकदम आप 90 डिग्री पे आ जाना है, रूटीन बना लेना है। और रूटीन में इधर उधर नहीं होगा। दोस्ती चली जाए पर रूटीन इधर उधर ना जाए। दोस्ती चली जाए मतलब अगर मान लीजिए कोई फ्रेंड बोल रहा है कि चलो ना गांधी मैदान घूम के आते, मन ना लग रहा है, तो जाओ तुम घूम के, हमको तो खूब मन लग रहा है ना, हमको तो यही मन लग रहा है, उधर ज़्यादा मन, उधर दिक्कत हो जाएगा हमको, क्यों जी? तो इसलिए मैं तत्काल अपने कमरे में ज़्यादा समय देने की क्या है? जरूरत है। तो लिखो छत्तीसगढ़ का पठार, छत्तीसगढ़ का पठार मिटा दिए, प्लेट्यू ऑफ छत्तीसगढ़। बनाइएगा मत आप लोग, हम अपने लिए बना रहे हैं। क्या है ये? जूता। जूता है सैनिकों का जूता, बूट जिसको कहते हैं, नहीं, या फिर जो भी हो, बनाइएगा बाद में, पहले हम काम कर लें। देखिए इस पठार का विस्तार छत्तीसगढ़ राज्य में है। नाम से लग रहा है, क्यों जी? अरे पठार का नाम है छत्तीसगढ़ के पठार, तो तमिलनाडु में तो होगा नहीं। लिखो इसका विस्तार छत्तीसगढ़ राज्य में, लिख लिए छत्तीसगढ़ राज्य में। ये छत्तीसगढ़ का मैप है। छत्तीसगढ़ ऐसा ही लगता है, बताया था एक दिन मैंने। ये पूरा मध्य प्रदेश है, ये अंगूठा काट के अलग कर दिया। ये क्या है? छत्तीसगढ़। बताया भी था आप लोगों के दिन की, आप लोग रिवाइज भी करते रहिए ये सब चीज़, कि कब कौन सा राज्य बना। बोला था एक दिन ना कि ऐसे रोज ये सब पॉलिटिक का बात मत समझिए, जीके का बात है। कौन राज्य बना? कल यूपीपीसीसी में क्वेश्चन आया कि अरेंज करिए कि सबसे पहले कौन राज्य बना, उसके बाद कौन बना, उसके बाद कौन बना। ऑप्शन दिया था हरियाणा, ऑप्शन दिया था गोवा, ऑप्शन दिया था झारखंड, एक और ऑप्शन में क्या था? एक और ऑप्शन में था गुजरात, झारखंड, हरियाणा, गुजरात, झारखंड और गोवा। इसको अरेंज कीजिए, सबसे पहले कौन बना, उसके बाद कौन बना, ये क्वेश्चन आ गया। तो देखिए मैं खेल खेल में जो बात बोल जाता हूँ, ऐसे भी उसको करते रहिए आप, क्योंकि परीक्षा दिया हूँ, बहुत सारा परीक्षा दिया हूँ, और उसके अनुभव के आधार पर आप लोगों को बोलता रहता हूँ। जैसे टीचर को आने में लेट हुआ, चलो जी एक क्विज टाइप का हो जाए, कौन राज्य कब बना, आज इस पर ट्रिक क्विज होगा। चलो बताओ गोवा कब बना,
हिमाचल प्रदेश कब बना, मिजोरम कब बना, मेघालय कब बना, तेलंगाना कब बना, अन्य सॉरी गोवा नहीं था, अब याद आ गया हमको, गुजरात नहीं था, हरियाणा था, गोवा था, झारखंड था और तेलंगाना था, है ना, ये था ऑप्शन। तो सबसे लास्ट कौन आएगा? उससे पहले झारखंड आएगा, उससे पहले गोवा आएगा, उससे पहले हरियाणा आएगा। हरियाणा बहुत पहले बन 1966 में बन गया, 1966, 60 में नहीं, तब 1966 में हम भी परीक्षा की तैयारी करके परीक्षा दे के आ रहे हैं, ऐसे कैसे हो जाएगा? गोवा 1987 में, 2000 में झारखंड, 2014 में तेलंगाना। चलिए, अब याद नहीं भी रहेगा तो अंदाज उसको अरेंज कर देगा आदमी, 4 ऑप्शन पता चल जाता है कौन पहले बना, है ना। नहीं भी याद रहे तो दिमाग लगाइए, तब ना एकदम नर्वस हो गए वहीं पर, कैसा क्वेश्चन पूछ लिया, ये नहीं होगा हमसे, तो नहीं होगा ना, कैसे होगा, हम लगाएंगे दिमाग, होगा ही। चलो हो गया, लिखो, इसका निर्माण भी लाल बालू पत्थर से हुआ है, इसका निर्माण भी लाल बालू पत्थर से हुआ है, इसका निर्माण भी लाल बालू पत्थर से हुआ है। अब देखो बच्चा, अच्छा लिख लो पहले तभी लिख पाएंगे। देखो, इस पठार से बहने वाली नदियां, इस पठार से बहने वाली नदी, लिखो, महानदी, इंद्रावती, महानदी, इंद्रावती, गोदावरी, महानदी, गोदावरी थोड़ा सा टच करता था, अंतिम गोदावरी तो बाउंड्री से निकल जाता है। महानदी, इंद्रावती, गोदावरी, गोदावरी, महानदी, महानदी, इंद्रावती, गोदावरी, तेल नदी, तेल नदी, जोंक नदी, ईटीसी कर दीजिए, बहुत हो गया, तेल नदी, जोंक नदी, जोंक, जोंक, जोक वो मजाक वाला नहीं, वो भी जोक नहीं, वो जोंक, दोनों का स्पेलिंग सेम है, जोक, जो के यही स्पेलिंग होता है ना, तो जोक जोक है, वो भी जोक वही होता है जो पकड़ लेता है पानी वाला जोक। देखें, एक राजेंद्र यादव एक बहुत बड़े कहानीकार हैं राजेंद्र यादव, उनकी एक कहानी है जिंदगी और जोक, जिंदगी और जोक, सही में कहानी है। यूपीएससी में आईएएस में हिंदी साहित्य रखिएगा ना, तो वहाँ पर पढ़ना ही कहानी। उन्हीं की वाइफ हैं मन्नू भंडारी, जिनका उपन्यास है महाभोज, वो भी लगा हुआ है, यानी पति पत्नी दोनों का किताब लगा हुआ है यूपीएससी के सिलेबस में, और दोनों के बीच तलाक हो गया है। मन्नू भंडारी और राजेंद्र यादव, हुआ प्रेम विवाह लेकिन हो गया तलाक, किसको लेकर? बंटी को लेकर। उनका बेटा था बंटी, पत्नी चाहती थी बेटा घर में रहे और पति चाहते थे बेटा हॉस्टल जाए। इस बात को लेकर इतना झगड़ा बढ़ा कि तलाक हो गया, तलाक हो गया बंटी को लेकर, है ना। इसलिए मनु भंडारी ने एक उपन्यास ही लिख दिया, आपका बंटी। एक नोबेल का नाम है, मनु भंडारी का उपन्यास का नाम है आपका बंटी। उसमें यही कहानी है कि घर घर में बंटी को लेकर लड़ाई होता है पति पत्नी के बीच, और फिर वही बंटी पति पत्नी के बीच झगड़ा को सुलझाने में भी अपना योगदान देता है, पर वहाँ बंटी काम नहीं आया, वहाँ लड़ाई हुआ तो तुम तलाके हो गया। ये सब जानते रहिए, ये सब बहुत बड़े राइटर हैं भारत के। मनु भंडारी जीवित हैं, राजेंद्र यादव तो मर गए पिछले साल। हाँ जी, तो जिंदगी और जोक उनकी कहानी है, नेट पर डाल के पढ़ लीजिएगा। जिंदगी और जोक बड़ी अच्छी कहानी है। एक आदमी रहता है, वो आदमी पागल टाइप का रहता है, उससे सब लोग, पूरे गांव के लोग काम लेते हैं बिना पैसा के, और वो आदमी सबके साथ जोक की तरह चिपका रहता है। जब उसको टीबी हो जाता है तो पूरे गांव के लोग उसको खाना देने के लिए मना कर देते हैं, निकाल देते हैं, तो मजाक बन जाता है। तो जोक शब्द का वहाँ दो अर्थ हो रहा है। जोक की तरह राजू चिपका है सबसे, सबका काम कर रहा है, और जब उसको विपत आता है, बीमारी होती है, तो सब उसको दुत्कार देते हैं, तो मजाक बना देते हैं उसका। तो ये हो जाएगा, इसलिए कहानी का नाम पड़ा है जिंदगी और जोक। अच्छी कहानी है, पढ़ ली, लंबी कहानी है। हो गया, जोक नदी भूलिएगा आप, नहीं भूलिएगा। चलिए, बीच बीच में आपको कुछ साहित्यिक बातें भी बता दिया करूँगा, ताकि क्या हो गया जी, ठीक है। रुक जाओ, बनाओ छत्तीसगढ़ का फोटो बनाओ, और इसके अंदर 3 खाना बना लो। 1 खाना, 2 खाना, 3 खाना, 1 2 3। कुछ ज्ञान बढ़ता है इस क्लास में। इस क्लास में आने के बाद कुछ एक्स्ट्रा ज्ञान मिलता है कि नहीं मिलता है? अरे महाभोज किसका उपन्यास नहीं मिला? अब पूछा जा सकता है, जीएस में क्वेश्चन आ सकता है कि कुरुक्षेत्र किसकी रचना है, उर्वशी किसकी रचना है, महाभोज किसकी रचना है, गोदान किसकी रचना है, निर्मला किसकी रचना है, कर्मभूमि किसकी रचना है।
है ना। त्याग पत्र किसकी रचना है? गुनाहों का देवता किसकी रचना है? धर्मवीर भारती। अंधा युग, महाभारत के ऊपर एक उनका एक लिखा हुआ नाटक है अंधा युग, धर्मवीर भारती। क्वेश्चन आया हुआ कई बार, अंधा युग किसकी रचना है? धर्मवीर भारती। उनका एक गुनाहों का देवता भी है, जो आज की युवा पीढ़ी है वो पढ़ सकता है। मतलब ज्ञान वाला नहीं है, रोमांटिक नाटक हिंद के उपन्यास है। अच्छा है, मतलब खराब नहीं है, मतलब सेंटिमेंटल उपन्यास से कह सकते हैं आप। हो गया 1, 2 और 3। तो 1 नंबर पे जो उसका नाम है छत्तीसगढ़ का पठार, छत्तीसगढ़ का पठार। 2 नंबर पे जो है उसका नाम है बस्तर का पठार। ये सब छत्तीसगढ़ के पठार का ही भाग है। 3 नंबर पे जो है उसका नाम है दंड कारण्य का पठार। सुने होंगे दंड कारण्य वन में ऋषि पहले तपस्या करते थे। दंड कारण्य वन सुना है ना? मैप के साथ भूगोल पढ़ा जाए। यहीं पर है कोरबा, यहां पर एक जगह है, इसका नाम क्या है? कोरबा। कोरबा यहां पर एक प्लेस है, यहां पर एक प्लेस है जिसका स्पेशली पूरे पठार का भी नाम बस्तर का पठार, ये जगह भी बस्तर है। यहां पर आइए, यहां पर एक जगह है जिसका नाम है भिलाई। भिलाई मत लिख दीजिएगा, भिलाई हो गया। हमारे यहाँ बिहार में बिल्ली को बिलाई कह देते हैं, भिलाई। और यहाँ है धल्ली रजहर्रा, धल्ली राज हर्रा। और यहाँ पर एक जगह है, इसका नाम है बैला डीला। बैल का नाम सुना ना, बैल, उसको बैला कर दो और डीला कर दो। ये सब पॉइंटों लिखना है। जो पॉइंट बनाए ना, इस जगह के नाम है जो है छत्तीसगढ़ में, बनाइए। ये सब बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कोरबा में एल्युमिनियम मिलता है और कोयला मिलता है। जहाँ कोरबा लिखे हो ब्रैकेट देके एल्युमिनियम एंड कोयला लिख दीजिए। कोरबा में क्या मिलता है जी? एल्युमिनियम सबसे ज़्यादा। यहीं पर है बालको, बालको हिंडालको की जगह यहाँ बालको है। भाई लिखिए कोरबा में क्या मिलता है बच्चा, बोलो। अरे पीछे से बोल भी दिया करिए। जैसे 1960 संजय जी, क्या नाम आप बताए थे? संजय, याद आ गया आपका नाम। पूरे क्लास में काफ़ी का नाम है जो मुझे याद है, और किसी का नाम याद नहीं है। रियली मैं सबसे पूछा हूँ लेकिन नाम नहीं याद है, भूल गया सबका नाम फिर से। फिर सब सोच रहा है कि बताने का कोई फायदा नहीं है। एकदम एक नया बच्चा आया उसका नाम याद कर लिए हैं, पुराना का तो भूलिए गए। कोयला और एल्युमिनियम, बॉक्साइड लिख दीजिए। एक्चुअली में एल्युमिनियम थोड़ा ना मिलेगा, मिलेगा तो बॉक्साइड। अरे और ना मिलेगा जी, और उसे निकालेंगे हम एल्युमिनियम। कोई ऐसा मेटल है जो फ्री अवस्था में मिलता हो? सोना मिल सकता है, गोल्ड जो है वो संभावना है वो भी को फ्री में नहीं और किसी और एलिमेंट के साथ कंबाइंड होकर ना मिले। फ्री होना मतलब सोना तो कहाँ फ्री में मिल रहा है, मिलेगा तो वहाँ पर फिर मारा मारी हो जाएगा। और वो भी किस लिए मिलता है? क्योंकि वो उतना ज़्यादा रिएक्टिव सीरीज में सबसे नीचे है। रिएक्टिव सीरीज में सबसे नीचे कौन है? गोल्ड। लेकिन इनर्ट गैस के आसपास नोबेल, उसको भी नोबेल एलिमेंट के दर्जा दिया जाता है कभी कभी। लेकिन वो भी अगर 100-150 साल पड़ा रहे कहीं तो रिएक्शन तो करिए लेगा, टाइम लगेगा लेकिन कर लेगा थोड़ा मोड़ा रिएक्शन, है ना। तो एल्युमिनियम थोड़ा ना मिलेगा। एल्युमिनियम क्या मिलेगा? बॉक्साइड मिलेगा। क्या मिलेगा? अरे बोल भी दो पीछे से, बोलो। बॉक्साइड, खाना खाए हो ना? हाँ, बॉक्साइड। बॉक्साइड एल्युमिनियम के 3 और है, बॉक्साइड, कोरंडम और क्रायोलाइट। एल्युमिनियम के 3 अयस्क है, बॉक्साइड, कोरंडम और क्रायोलाइट। याद रखिएगा। लोहा के भी 4 अयस्क है, हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, सिडेराइट और लिमोनाइट। लोहा के 4 अयस्क, हेमेटाइट, सिडेराइट, लिमोनाइट और हेमेटाइट। हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, सिडेराइट और लिमोनाइट। सबसे घटिया लिमोनाइट, सबसे बढ़िया हेमेटाइट। याद रहेगा। तो बॉक्साइड मिलता है। बस्तर में लिखो टीन। बस्तर में क्या मिलता है जी? टीन, स्टेनम, एसएन से टीन होता है। फार्मूला क्या होता है? एसएन। और लैटिन नेम इसका क्या है? स्टेनम, है ना, टीन। और पता है आपको, पूरे भारत में बस्तर अकेला जगह है जहां टीन मिलता है, और कहीं नहीं मिलता टीन।
पूरा बस्तर पठार पर टीन मिलता है। 99.99 भारत के 99.99% टीन कहाँ मिलता है? छत्तीसगढ़ में बस्तर के पठार पर। और कहीं टीन, छत्तीसगढ़ का टीन के मामले में क्या मोनोपोली है? लिख दो एक लाइन, छत्तीसगढ़ है मोनोपोली इन टीन। छत्तीसगढ़ का टीन के मामले में मोनोपोली है, एकाधिकार है। छत्तीसगढ़ का टीन के मामले में एकाधिकार है। छत्तीसगढ़ का टीन के मामले में एकाधिकार है, क्योंकि टोटल टीन यहीं मिलता है और कहीं नहीं मिलता। भारत में टीन थोड़ा मोड़ा 0.001% कहाँ मिलता है? झारखंड में थोड़ा मोड़ा 0.001 कहीं से ढूंढिएगा तो मिल जाए, लेकिन पूरा का पूरा टीन कहाँ मिलता है? बस्तर में, छत्तीसगढ़ में। याद रहेगा? अरे याद रहेगा भाई? ऐसा लग रहा है कि हम दिन भर पढ़ा के आए हैं, थक गए आप लोग। अरे यस सर, जी सर, नो सर होते रहना चाहिए। अगल बगल में लगे कि कुछ चल रहा है, यहाँ सेमिनार चल रहा है तो बोलिए ना। हम कहते जिस दिन मैच्योर हो गए और कहीं पढ़ने आप गए हैं तो कुछ सीख नहीं पाइएगा। सीखने के लिए बच्चा बनना पड़ता है, सीखने के लिए बचपना लाना पड़ता है। जी सर, सर ये समझ में नहीं, फिर से बताइए सर। तो सब थोड़ा सा बचपना दिखे नहीं। अगर हमको भी आपसे सीखना होगा, आप यहाँ आ जाएंगे तो थोड़ा बचपना वाला हम काम करना शुरू कर देंगे, तभी सीख पाएंगे, है ना। जो इंसान मैच्योर हो गया, दुनिया का सबसे दुखी इंसान वही है। अरे जहाँ मैच्योर होने की जरूरत वहाँ होइए ना, और जहाँ मौका मिला खाने और नाचने के लिए तो खाइएगा ना जी, कि वहाँ किताब लेकर खड़ा रहिएगा। मोबाइल में नेशनल पार्क रट रहे हैं, गए हैं विवाह में, अब मोबाइल में क्या रट रहे हैं? नेशनल पार्क। न तो पार्क याद होगा, न विवाह एंजॉय कर पाएंगे। तो या तो एंजॉय करने के तो फुल किताब को भी छोड़िए और खूब जाके जम के नाचे, पसीना बहाइए और खूब खाइए, है ना। रसगुल्ला कहाँ रखे हो भाई? लाओ वहाँ है। और आइसक्रीम खोज के खाइए, मांग के खाइए। आहार व्यवहार में लज्जा नहीं करना चाहिए। तो ये, और कुछ लोगों को हम क्या देखते हैं कि चश्मा लगाए हैं, वो वाला जो पढ़ने वाला चश्मा नहीं होता, जो लगा के, और शादी विवाह में भी कुर्सी पर बैठे हैं ऐसे। क्या भैया? तो भैया दिल्ली में सिविल IAS की तैयारी करते हैं और आज तक पीटी निकला नहीं है, IAS की तैयारी करते हैं। अब वो उन तो बेचारा नाच पा रहा है, न खा पा रहा है, उसका सब गया समझिए। तो जिस काम के लिए जाइए उसी काम को करिए और कोई काम मत कीजिए, है ना। और निमंत्रण न हो तब भी पार्टी में आप जा सकते हैं, कोई दिक्कत। हम कई बार स्टूडेंट लाइफ में निमंत्रण नहीं रहता था तब भी खाना कौन बनाए? बगल में शादी विवाह का पार्टी, चलो के खा लेते हैं, होता था। और हमारे साथ एक मित्र थे जो बहुत बाद में भी टीचिंग करने, जब पढ़ाने लगे हम, तो हिस्ट्री पढ़ाते थे बनारस में, वो एक स्पेशल ब्लेजर वगैरह रखते थे परमानेंट, और वो एकदम सर पार्टी है, मैं जा रहा हूँ। गए और एक गिफ्ट खरीद लिए, 10 रुपया 11 रुपया एक लिफाफे में पैक किए, बड़ा सा लिफाफा, और उसमें 11 रुपया पैक किए और एकदम जा करके बर वधू को दिए, बिना निमंत्रण का दिए, और फोटो खिंचवाए, 10 रुपया दिए और वहाँ पर 300-400 के खाए, घर आ गए, है ना। जब फिर बर वधु पक्ष के सोच रहा है कि बर पक्ष से आया है, अब बर पक्ष वाला सोच रहा है कि वधु पक्ष से आया है। दोनों उस समय पूछे नहीं, सामने बाद में, अच्छा वो आदमी जो आया बड़ा लिफाफा लेकर, वो कौन था? तो आपके तरफ ना हम भी नहीं पहचान रहे हैं, आपके तो हम भी खा के निकल लिया वो। जब तक पहचानिएगा तब तक हम निकल जाएंगे। छात्र जीवन में सब चलता है, लेकिन अब नौकरी बड़े जीवन में आ गए तो ये सब नहीं चलता है। आपको खुद ही अच्छा नहीं लगेगा क्या बिना निमंत्रण के जाएं? चलो अच्छा, हम ये सब करने नहीं बोल रहे हैं आप लोगों को, गुरु जी हो गए पता नहीं क्या सलाह दे रहे हैं। ऐसा होता है। और जीवन को जैसे भी खुश रखो। देखो मेरा मानना है अपने आप को कंप्लीट खुश रखो, जिसको 100% में माइनस कुछ भी ना हो, खुश रखो, हो जाएगा। खुश रखोगे तो पढ़ोगे अच्छा, खाओगे अच्छा, बढ़ोगे अच्छा। एक बात नहीं, कौन टूटे मन से कोई बड़ा नहीं हो सकता, नहीं टूटे मन से कोई खड़ा नहीं हो सकता, और छोटे मन से कोई बड़ा नहीं हो सकता। ये अटल बिहारी वाजपेयी का लाइन है। क्या लाइन है? कि टूटे मन से कोई खड़ा नहीं हो सकता और छोटे मन से कोई बड़ा नहीं हो सकता। हमेशा मन को जोड़ कर रखिए, मन को बड़ा रखिए, हृदय बड़ा रखिए। चलिए हो गया। तो टीन कहाँ मिलता था? केवल बस्तर के पठार पर। सुन लो, इंडिया में जब सिंधु घाटी की सभ्यता आया, इंडस वैली सिविलाइजेशन आया, तो उस समय हमारे यहाँ ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन था। वो कौन सा था भैया? ब्रॉन्ज एज। पूछा सिंधु घाटी की सभ्यता कैसी सभ्यता थी? तो कांस्य युगीन सभ्यता। लेकिन आश्चर्य की बात है कि मात्र 5% वस्तु जो खुदाई में मिला वो कांसा का बना था, बाकी सब किससे बना था? टीन नहीं, कॉपर का। जो भी सामान मिला
95% वो कॉपर का बना हुआ मिला, हाँ मात्र 5% बना मिला ब्रॉन्ज का, तो फिर उसको कॉपर एज बोलते। ब्रॉन्ज एज क्यों बोल रहे हैं भैया? जब 95% कॉपर का मिला तो कॉपर एज बोलिए, लेकिन नहीं, उसको ब्रॉन्ज एज बोलेंगे। क्यों? क्योंकि सिंधु घाटी के लोग ब्रॉन्ज बनाना जानते थे। कॉपर में टीन मिलाकर, कॉपर मिश्र धातु है ना, एलॉय है, एलॉय है ब्रॉन्ज, कॉपर में टीन मिलाकर ब्रॉन्ज बनाया गया। तो ब्रॉन्ज बनाना लोग जानते थे, अब ब्रॉन्ज बनाना चाहते भी थे कि ब्रॉन्ज यूज करें, क्योंकि कॉपर से ज्यादा कठोर होता है ब्रॉन्ज, उसका इस्तेमाल करना आसान होता है। तो कॉपर से लोग ब्रॉन्ज बनाना चाहते थे, बनाना जानते भी थे, फिर क्यों नहीं बना पाए? क्योंकि उनके पास टीन नहीं था। टीन ईरान से, अफगानिस्तान से मंगवाना पड़ता था। कॉपर तो था राजस्थान में, कॉपर तो था सिंधु घाटी वालों के पास, लेकिन टीन मंगवाना पड़ता था जो काफी महंगा पड़ता था। इसी कारण से टीन का इस्तेमाल उन्होंने नहीं किया, क्योंकि उस समय छत्तीसगढ़ की जानकारी नहीं थी, क्योंकि उस समय इंडिया में छत्तीसगढ़ भी कहीं है। उस समय इंडस वैली के लोग मैक्सिमम कहां तक आए? उत्तर प्रदेश में मेरठ तक, उत्तर प्रदेश में मेरठ में आलमगीरपुर तक, और उसके बाद खाली जंगल था पूरा। मेरठ के बाद आइए तो पूरा लखनऊ से लेके कानपुर, लखनऊ, इलाहाबाद, पटना, ये सब कुछ आदमी न रहते थे, इधर खाली जंगल था, घना जंगल। और आज जब छत्तीसगढ़ में इतना घना जंगल, तो उस जमाने में कितना रहा होगा? तो छत्तीसगढ़ के बारे में लोगों को जानकारी नहीं थी, तो टीन मंगवाते थे बाहर से। इसीलिए इनके मजबूरी का फायदा हम नहीं उठाएंगे। इनको क्या बोलेंगे? ब्रॉन्ज एज। सिंधु घाटी की सभ्यता को क्या बोला जाएगा? ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन। क्यों? समझ में आया? टीन का इस्तेमाल क्यों नहीं कर पाए? क्योंकि मंगवाना पड़ता था बाहर से, महंगा पड़ता था, इसलिए टीन का इस्तेमाल नहीं कर पाए। कुछ ज्ञान बढ़ा आप लोगों का, वैज्ञानिक तरीके से पढ़िए। अब आइए बैलाडीला। बैलाडीला में हेमेटाइट आयरन मिलता है, हेमेटाइट लोहा। हम चाहते हैं कि आपको यही सब याद हो जाए। बैलाडीला में हेमेटाइट लोहा, हेमेटाइट आयरन मिलता है। धल्ली रजहरा में भी हेमेटाइट लोहा, मैंने सबसे अच्छी क्वालिटी का लोहा यहाँ मिलता है। नहीं जी, धल्ली रजहरा में भी हेमेटाइट लोहा। और आपको बताया था ना दिन टेक्निक, जो पुराने लोग हैं उनको बताया था एक टेक्निक, नए लोगों को भी बता देता हूँ। उड़ीसा, झारखंड और छत्तीसगढ़ में जो भी लोहा मिलेगा वो सब होगा हेमेटाइट, बताया था एक दिन। और दक्षिण भारत में गोवा, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश में जो भी लोहा मिलेगा वो सब होगा मैग्नेटाइट। आंध्र प्रदेश, गोवा, कर्नाटक, तमिलनाडु में जो लोहा मिलेगा सब होगा मैग्नेटाइट। किसी भी माइंस का पूछ ले, गोवा में इस माइंस में कौन सा लोहा? तो मैग्नेटाइट। आंध्र प्रदेश किस माइंस में कौन सा लोहा? तो मैग्नेटाइट। कर्नाटक किस माइंस में कौन सा लोहा? तो मैग्नेटाइट। लेकिन अगर आपसे पूछे छत्तीसगढ़, झारखंड और उड़ीसा के किसी भी माइंस का, तो आंसर लगाओ हेमेटाइट। 60वीं 62वीं बीपीएससी का क्वेश्चन था, 60वीं 62वीं बीपीएससी का पेपर में क्वेश्चन था कि छत्तीसगढ़ के बैलाडीला में किस प्रकार का लोहा मिलता है। सब दे दिया, छत्तीसगढ़ भी दे दिया, बैलाडीला भी दे दिया, यहाँ लोहा मिलता है भी दे दिया क्वेश्चन में, किस प्रकार का लोहा मिलता है ये पूछ लिया। यानी केमिस्ट्री को बायोलॉजी के साथ क्या, केमिस्ट्री को ज्योग्राफी के साथ फेंट दिया। तो क्या मिलता है? हेमेटाइट लोहा। तो छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड में कहीं का भी लोहा पूछे तो क्या होगा आंसर? हेमेटाइट। क्लियर है? अब आइए भिलाई। भिलाई में आयरन स्टील इंडस्ट्री है, लोहा इस्पात उद्योग, जो सेकेंड 5 ईयर प्लान में लगाया गया था। भिलाई में आयरन स्टील इंडस्ट्री है। भिलाई में अब जब बगले में आयरन लोहा मिल रहा है, बगल में लोहा, बगल में कोयला, तो लोहा कोयला मिलिए गया, और नदी के साफ पानी है, ये है, सस्ता मजदूर मिलिए जाएगा। बाजार बगले में बंगाल है, तो वहाँ से सीधे हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं, दुनिया को भेज सकते हैं। किसी भी उद्योग को लगाने के लिए क्या क्या होना चाहिए? सब सस्ता मजदूर तो है ही, सबसे पहले कच्चा माल, रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल मतलब लोहा के लिए हेमेटाइट का एस्क होना चाहिए, कोयला होना चाहिए। उसके बाद नदी का साफ पानी, सस्ते मजदूर, परिवहन के साधन, अगल बगल में मार्केट जहां सामान बना के हम बेच सकें। अभी ना कि महाराष्ट्र में बनाते हैं और जाके कलकत्ता में बेचते हैं, तो पता नहीं ढुलाई का इतना खर्चा पड़ जाएगा कि या तो आप घाटा सके बेचिए, है ना, तो फिर ज़्यादा दाम हो जाएगा तो कोई खरीदेगा ही नहीं। तो बाजार से नज़दीकी भी उद्योग के लिए होना चाहिए। इसके लिए एक सिद्धांत दिया था बेबर ने, औद्योगिक अवस्थापना का सिद्धांत। औद्योगिक स्थापना का सिद्धांत पूछा जाए किसने दिया? बेबर, अल्फ्रेड बेबर ने उद्योग कहाँ लगाना चाहिए ताकि कम से कम खर्चा हो। भविष्य में हो सकता है इसमें से कोई उद्योगपति निकल जाए बहुत बड़ा, है ना, अंबानी अडानी टाइप का कोई निकल जाए, है ना, फिर हम फोन करके वहाँ जॉब दिलवाते चलेंगे।
जाओ मेरा चेला का उद्योग है वहाँ इंडस्ट्री। अच्छा आप ही का चेला का रिलायंस है? ओ लिखिए आगे। क्यों जी, भगवान करे कि कुछ सब लोग यहाँ टॉप लेवल पे जाएं, हम तो उसका लाभ उठाएंगे फिर उसका लाभ लेंगे कैसे? जब आप कुछ बनिएगा तबे ना। क्यों? ठीक है, हम बनेंगे, बनना लिखा होगा तो बन जाएंगे, और नहीं लिखा होगा तो आप लोग को शिक्षा देना लिखा होगा तो शिक्षा देते रह जाएंगे। हो गया? क्लियर है? समझ गए ना भाई? पूछा जाए भिलाई में लोहा इस्पात उद्योग कब लगाया गया? सेकेंड 5 ईयर प्लान, ये FYP जो लिखे ना, सेकेंड द्वितीय पंचवर्षीय योजना में लगाया गया। और सुन लो, जब लिखिए रहे हो तो बात जब चली है पंचवर्ष योजना की तो लिख लो, द्वितीय पंचवर्ष योजना में 3 लोहा इस्पात के कितने कारखाने लगाए गए? 3, भिलाई, राउरकेला और दुर्गापुर। लिख लो, द्वितीय पंचवर्षीय योजना में कुल 3 लोहा इस्पात उद्योग लगाए गए। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में कुल 3 लोहा इस्पात उद्योग लगाए गए। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में कुल 3 लोहा इस्पात उद्योग लगाए गए। लिखिए, पहला तो भिलाई हो गया है, दूसरा लिखिए राउरकेला उड़ीसा, राउरकेला उड़ीसा, और तीसरा बंगाल के दुर्गापुर, तीसरा बंगाल के दुर्गापुर। पहला हो गया भिलाई, दूसरा हो गया उड़ीसा के राउरकेला, उड़ीसा के राउरकेला, और तीसरा हो गया दुर्गापुर बंगाल। एक चीज और लिख लो, भिलाई रूस के मदद से, किस देश के मदद से भी पूछा जाता परीक्षा में। देखो, भिलाई रूस के मदद से, राउरकेला जर्मनी के मदद से, ये सब जानते हैं क्या? राउरकेला जर्मनी की मदद से और दुर्गापुर ब्रिटेन की मदद से। राउरकेला भिलाई, राउरकेला में जर्मनी की मदद से, भिलाई में रूस की मदद से और दुर्गापुर में ब्रिटेन की मदद से। और बोकारो में जो स्टील सिटी है वो कब लगाया गया? तृतीय पंचवर्षीय योजना में। लेकिन बोकारो स्टील सिटी यही लिख लो, अब लिखिए तो एक पॉइंट और लिख लो, क्या जाता है। बोकारो लोहा इस्पात उद्योग तृतीय पंचवर्षीय योजना में, थर्ड 5 ईयर प्लान में रूस की मदद से लगाया गया। पहले अमेरिका इसमें हेल्प कर रहा था, पर अमेरिका पीछे कर लिया हाथ, तो फिर रूस की मदद से लगाया गया। हो गया क्लियर? हो गया। अब लिखिए छोटा नागपुर का पठार, बहुत हो गया इसमें। प्लेट्यू ऑफ छोटा नागपुर, एक से एक बात आ रहा है नहीं, हम लोग प्लेट्यू दर प्लेट्यू बढ़े जा रहे हैं। और जीके का क्या हो रहा है, हम लोग का भंडार, लेकिन दिमाग में रहे, कोशिश से करना कि इन चीज़ों को न भूलें जो पढ़ा दिया कम से कम। लिखिए छोटनागपुर के पठार का निर्माण पहले विस्तार लिख लो। छोटनागपुर के पठार का विस्तार, एक्सपेंशन लिखो। झारखंड, झारखंड में मेन है, सबसे ज़्यादा झारखंड में है। अरे नागपुर खाली बोले तो महाराष्ट्र में है, संतरा नारंगी के लिए प्रसिद्ध है। लेकिन छोटा नागपुर बोले तो झारखंड में है। झारखंड, उसमें लिखो बिहार, बंगाल और उड़ीसा। झारखंड, बिहार, बंगाल और उड़ीसा। झारखंड, बिहार, बंगाल और उड़ीसा। क्लियर है? उड़ीसा में कहाँ? मयूरभंज, कोरापुट, क्योंझर, इन सब जगहों पर। और झारखंड में तो पूरे झारखंड है। अब बिहार में, जो बिहार में झारखंड से जिसका जिसका बाउंड्री लग रहा है, सब गया, जमुई, औरंगाबाद, नवादा, ये सब किसमें है? छोटनागपुर प्लेटू का हिस्सा है। हो गया। अब लिखिए, इसका निर्माण धारवाड़ और गोंडवाना चट्टान से हुआ है। धारवाड़ रॉक, धारवाड़ चट्टान और गोंडवाना चट्टान से इसका निर्माण हुआ है। एक बहुत बढ़िया बात बताऊं कि भारत में पूछा जाए, ये क्वेश्चन एक बार नहीं, हमको खुद अपने एग्जाम में 7-8 बार मिला है, रिपीट होता हुआ। आपको भी अपने एग्जाम में 1-2 बार मिल ही जाएगा
भारत में सबसे ज्यादा खनिज मिनरल किस चट्टान में मिलता है? तो धारवाड़ चट्टान। ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है। देखिए, मैक्सिमम मिनरल ऑफ इंडिया फाउंड इन धारवाड़ रॉक। भारत में सबसे अधिक चट्टान, मैक्सिमम मिनरल ऑफ इंडिया फाउंड इन धारवाड़ रॉक। भारत में सबसे अधिक चट्टान, खनिज, चट्टान नहीं, सबसे अधिक खनिज धारवाड़ चट्टान में मिलता है। भारत में सबसे अधिक खनिज धारवाड़ चट्टान में मिलता है। हो गया। अच्छा, गोंडवाना के बाद, अच्छा एक चीज और बता दूं, सुन लो। अब छोटानागपुर प्लेटू किससे बना है? धारवाड़ से। इसका मतलब सबसे ज्यादा मिनरल कहाँ मिलेगा? छोटानागपुर प्लेटू पर। इसीलिए छोटानागपुर के पठार को खनिजों का भंडार गृह कहते हैं, गोडाउन्स ऑफ मिनरल। प्लेटू ऑफ छोटानागपुर इज नोन एज गोडाउन्स ऑफ मिनरल। छोटानागपुर के पठार को खनिजों का भंडार गृह कहते हैं। छोटानागपुर के पठार को खनिजों का भंडार गृह कहते हैं। छोटानागपुर के पठार को खनिजों का भंडार गृह कहा जाता है। खनिजों का भंडार गृह कहा जाता है। क्यों, समझ में आया? अच्छा, गोंडवाना चट्टान है ना, उससे भी कई बार क्वेश्चन हमको मिला है, 7-8 बार। आपको भी कहीं ना कहीं मिल ही जाएगा। भारत में सबसे अधिक कोयला गोंडवाना चट्टान में मिलता है। लिखिए अलग से, मैक्सिमम कोल फाउंड इन गोंडवाना रॉक। भारत में सबसे अधिक कोयला, इसको VVI करके टिक मार के 5-7 बार टिक मार लीजिएगा इसे। अब VVI तब लिखिएगा ताकि नजर पड़ जाए, या कलर चेंज करके लिख लीजिए। आप लोग तो कलर चेंज भी कर लेते हैं फटाफट फटाफट, लाल पीला हरा, पूरे कॉपी रंगोली हो गया। लिखिए, क्या लिखा? भारत में सबसे अधिक कोयला गोंडवाना चट्टान में मिलता है, 98%। भारत के माने 98% कोयला इसी चट्टान में मिलता है। अब बाकी 2% में सब है। आई जो गोंडवाना चट्टान में जो कोयला मिलता है ना, वो प्रकार कौन सा है? बिटुमिनस। जो 98% कोयला बता रहा हूं, कौन से चट्टान में है? गोंडवाना चट्टान में। अब कोयला कौन सा प्रकार है? कोयला के 4 प्रकार पढ़ते हैं ना जी, बिटुमिनस, पहले एंथ्रासाइट, फिर बिटुमिनस, फिर लिग्नाइट, फिर पीट। अरे 4 पढ़ते हैं ना। सबसे बढ़िया कोयला एंथ्रासाइट, उसके बाद बिटुमिनस, उसके बाद लिग्नाइट, और उसके बाद पत्थर कोयला, पीट। एक पत्थर कोयला होता है हमारे यहाँ, जो मिट्टी के तेल डाल दीजिए तो मिट्टी के तेल जल जाएगा पर कोयला नहीं जलेगा। उसका नाम है पत्थर कोयला। कोयला बेचने वाला आधा उसी में बढ़िया कोयला में ही उसमें थोड़ा सा मिक्स कर देता है। चावल बेचने वाला उसमें कंकड़ भी मिक्स कर देता है। चावल का जो व्यापारी है ना, उसमें कंकड़ मिला के बेच, एक 10 चावल है मान लीजिए 40 किलो, में 2 किलो कंकड़ मिला दिया तो 42 किलो हो गया। आराम से अपना बिक रहा है, मिला हुआ पता नहीं चलेगा। सफ़ेद कलर का कंकड़ आता है वो मिला देता है, पता भी नहीं चलेगा। अब मिलावट कर लीजिए आराम से। हाँ, तब मिलावट देखना पड़ता है, उसको फाँक के देख लीजिए चावल को। कंकड़ वाले मिलावट किया तुम। लिखिए, क्या लिखे? सुनो, बड़ा अच्छा बात बता रहा हूं। 98% कोयला, कौन सा कोयला? जाने की जल्दी तो नहीं ना है? ऐसे नहीं जाती। आप पता नहीं कितने बजे तक ये सड़ा हुआ क्लास लेंगे, है ना? तो बोल ही दिया पहले, अगर सबसे खराब क्लास पढ़ाई ले रहे हैं, एकदम बोर हो रहे हैं आप लोग। मेन बात क्या है कि आप लोग बहुत पहले से पढ़ रहे हैं, 4 बजे से ही बैठे हैं, 3 बजे से, तो एक लंबा समय हो जाता है। मुझे लगता है कि आधा घंटे का ब्रेक होना चाहिए हर क्लास के बाद। तो चाय पी के आदमी आ जाए, पकौड़ी उकौड़ी खा ले। चाय दुकान भी तो उसका बेचारा जीना खाना है, आप लोग के पैसे जे खाएगा वो। चलिए कोई बात नहीं, कोशिश करता हूँ कि आप लोग को 15 मिनट का कम से कम एक क्लास के बाद क्या मिले? ब्रेक मिले। चलिए जाने दीजिए। लिखिए, है ना एक लाइन, अब सुन लो। तलब की राह में पाने से पहले खोना पड़ता है। तलब की राह में पाने से पहले खोना पड़ता है। बड़े सौदे नजर में हो तो छोटा होना पड़ता है। बड़ा सौदा नजर में है तो जी हुजूरी भी कर लीजिए, सौदा हासिल होना चाहिए। मिल जाए सौदा उसके बाद अकड़िए, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या भैया, तलब की राह में कुछ पाना चाहते तो कुछ खोना पड़ेगा। जैसे आपको भी लग रहा है कि छुट्टी हो जाता, कल पढ़ लेते छोटानागपुर का पठार। तलब की राह में पाने से पहले खोना पड़ता है, बड़े सौदे नजर में हो तो छोटा होना पड़ता है। यहाँ तक बिल्कुल शांत है माहौल।
अब इसका दूसरा बंद सुनिए तो ताली बजा देंगे आप, क्योंकि वो आपके लिए, आपके काम का है तो ताली नहीं बजा, और जो आपके काम करे तो ताली बजेगा। मोहब्बत जिंदगी के फैसलों से लड़ नहीं सकती, मोहब्बत उससे लड़ नहीं सकती, किसी को खोना पड़ता है, किसी का होना पड़ता है। लगता है मामला कुछ उल्टा चल रहा है। सही पकड़े। चलिए आगे चलते हैं कुछ, चलिए कोई बात नहीं, तो थोड़ा सा अब रिलैक्स हो गए होंगे आप लोग। अब चलते हैं छोटनागपुर के पठार पर, जो सुनो, गोंडवाना चट्टान में 98% कोयला कौन सा कोयला? बिटुमिनस। और जो भारत में लिग्नाइट कोयला है वो केवल तमिलनाडु में मिलता है, नवेली में। लिख लो, नवेली, तमिलनाडु के नवेली। लिग्नाइट कोयला कहाँ मिलता है? केवल, यानी इंडिया में झारखंड में, उड़ीसा में, बंगाल में, ये सब जो कोयला आप देख रहे हैं वो सब कौन सा कोयला है? बिटुमिनस। अभी बोला हूं ना जी, बिटुमिनस। और जो तमिलनाडु की एक जगह नवेली, यहां मिलता है लिग्नाइट कोयला। यहां क्या मिलता है जी? लिग्नाइट कोयला तमिलनाडु के नवेली में मिलता है। और पता है आपको, नवेली में ही एनटीपीसी का एक सेंटर है। नवेली में एनटीपीसी का वहाँ एक प्लांट लगा हुआ है, उसका नाम है नवेली लिग्नाइट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। नवेली लिग्नाइट, यहाँ लिग्नाइट कोयला मिलता है ना जी, इसीलिए इसका नाम पड़ेगा नवेली लिग्नाइट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। ये किसका पार्ट है? एनटीपीसी का, याद रखिएगा, नवेली में है। हो गया। अब सुनिए, जहां भी दुनिया में, अच्छा एंथ्रासाइट कोयला कहाँ मिलता है? जम्मू कश्मीर के रियासी। जम्मू कश्मीर में कहाँ? रियासी। जम्मू कश्मीर में एंथ्रासाइट कोयला कहाँ मिलता है? जम्मू कश्मीर के रियासी। लिख भी रहे हैं संजय जी, खाली सुन के छोड़ दे रहे हैं। हाँ लिखिए, जम्मू कश्मीर के रियासी। आप ही पर इस बार नाज है कि मामला निकालिएगा इस बार आप फाइनल। सभी पर नाज है वैसे, नाज तो सब पर है, इस बार कुछ करना है ना, करके गुजर जाना है। हाँ, रियासी। अब लिखो, दुनिया में जहां भी कोयला मिलता है ना, सुन लो भाई, दुनिया में जहां भी कोयला मिलता है, दुनिया में जहां भी कोयला मिलता है उसको हम तुलना करते हैं। एक जगह है जर्मनी में, इसका नाम है रूर। क्या नाम है? रूर प्लेस एक्चुअली में है कहाँ? जर्मनी में। जी माने जर्मनी, एस माने स्विट्जरलैंड, एफ माने फ्रांस। जैसे मैं बनाया हूं ना, आप मैप में जब जाओगे ना, वो यूरोप का मैप, उसमें इसी टाइप, जिस अरेंजमेंट में मैं लिखा हूं उसी अरेंजमेंट में है। फ्रांस जर्मनी का इतना ही दूर बाउंड्री लगाता है, फिर जर्मनी स्विट्जरलैंड, और स्विट्जरलैंड और इटली, इधर कौन सा बाउंड्री लगता है? इटली से लगता है स्विट्जरलैंड, स्विट्जरलैंड जर्मनी, जर्मनी से फ्रांस, और यहाँ पर कौन है? लग्जमबर्ग। यहाँ पर कौन है? बेल्जियम। और यहाँ पर कौन है? नीदरलैंड। चलिए, कितना देश का नक्शा बना दिया? 1 2 3 4 5 6 7। कितनी आसानी से। स्विट्जरलैंड और जर्मनी, जर्मनी और इटली के बीच, जर्मनी इटली के बीच कौन सा देश? स्विट्जरलैंड, है ना। फिर जर्मनी और फ्रांस के बीच लग्जमबर्ग और बेल्जियम, और नीदरलैंड तो ऊपर है। क्लियर है? इसके आगे आओगे तो फिर यहाँ पर आओगे तो इंग्लिश चैनल है, यहाँ इंग्लैंड है। इंग्लिश चैनल इंग्लैंड और फ्रांस को अलग करता है। तो मैप ऐसे पढ़ना चाहिए, बना कॉपी पे बनाओ, पूरे देश का नक्शा कॉपी पे खींच लो, और उससे बनाओगे तोड़ करके तो याद जल्दी हो जाता है। अब देखो, जर्मनी में एक प्लेस है रूर, फ्रांस जर्मनी के सीमा पर एक प्लेस है रूर। यहाँ पर इतना ज़्यादा कोयला मिलता है कि दुनिया में जहाँ भी कोयला मिलता है सबको क्या बोला जाता है? वहाँ का रूर। तो भारत का रूर किसको बोलेंगे? छोटनागपुर के पठार को। लेकिन छोटनागपुर के पठार को भारत का रूर कहा जाता है। छोटनागपुर के पठार को भारत का रूर कहा जाता है। छोटा नागपुर के पठार को भारत का रूर कहा जाता है। छोटा नागपुर के पठार को भारत का रूर कहा जाता है।
क्लियर है आप लोगों का? कोई दिक्कत नहीं है? हो गया? इसको बना लिया आप लोग? नहीं बनाए? अरे ये लिखो एल, ये लिखो बी, आई लिखो एन, ये लिखो ई। ये इंग्लैंड है जी, ये नीदरलैंड है, ये बेल्जियम है, ये लग्जमबर्ग है। ये नहीं कर, ये कोई देश नहीं है, ये आर लिख दो, रूर है। ये जर्मनी, फ्रांस, स्विट्जरलैंड, इटली। अभी जाके घर पे जाओगे ना तो ये वाला मैप जाके अभी जाके देखोगे। इस मैप को घर जाके तुरंत खाना खाने से पहले यूरोप में जाके देख लेना है, तो एकदम क्लियर हो जाएगा, कभी नहीं भूलोगे। हम यहाँ दिखा दिए ना। देख लिए बहुत है। स्विट्जरलैंड देख भी, हम तो कहीं नहीं गए विदेश यात्रा में, लेकिन देख देख करके अपना घूम लेते हैं। बेल्जियम, फ्रांस, लग्जमबर्ग, स्विट्जरलैंड, उसके नीचे इटली, यह रूर, कौन बगल में? फ्रांस। इधर के बगल में नीदरलैंड, बेल्जियम, इंग्लैंड। ये कौन है? थोड़ा ऊपर है, और हम थोड़ा मैप में गलत हो गया है, थोड़ा सा और इंग्लैंड ऊपर जाएगा। कल हरा दिया पाकिस्तान ने। कभी जीतने दीजिए। भारत क्या बोले कि छोड़ दिए जाओ, कभी जीत लो तुम लोग भी। हाँ, भाई को तो घमंड हो गया है। ये लोग राजनीति करके धोनी को भगवा दिए थे। ये रवि शास्त्री दोनों मिलके खूब राजनीति किया। देखिए धोनी का परफॉर्मेंस ठीक नहीं था, लेकिन दोनों मिलके खूब राजनीति किया है। विराट कोहली और रवि शास्त्री, ये दोनों इतना बड़ा पॉलिटिशियन है ना टीम में, आपको नहीं पता कि लोग क्या कहें। तो ठीक है, जो गलत तरीके से काम करता है ना, गलत तरीके से जाता भी है। बड़े बड़े धुरंधर को देखा गया, अब विदाई हुआ तो समान तरीके से भाग गए। विराट कोहली का फैन आदमी है ये, बुरा लग रहा है। हम भी फैन है, कोई दिक्कत नहीं है। हो सकता आप कुदर हम फैन हैं, लेकिन आई ये इटली है, ये स्विट्जरलैंड है, ये जर्मनी है, ये फ्रांस है, ये लग्जमबर्ग है, ये बेल्जियम है, ये नीदरलैंड है। नीदरलैंड को पहले क्या बोलते थे? हॉलैंड, डच। नीदरलैंड को ही पहले हॉलैंड बोलते थे, हॉलैंड या डच भी बोलते थे। जानते हो, जब आ जाता है ना कोई, तो इतना सारा जीके आने लगता है मन में कि हम क्या करें, अलग छोड़ें कि लिखवा दें। अब नीदरलैंड के बारे में आ रहा है इतना जीके, वहाँ एक शहर है मॉस्ट्रिच। नीदरलैंड में एक शहर है मॉस्ट्रिच की संधि के तहत यूरोपियन यूनियन बना। वहाँ एक शहर है रॉटरडम, जिसको यूरोपोर्ट कहते हैं। वहाँ एक शहर है एम्स्टर्डम, जो नीदरलैंड की राजधानी है। वहाँ एक शहर है हेग, जहाँ अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का हेडक्वार्टर है ना जी। तो इतना बात आता है ना मन में कि अब क्या कहें, लेकिन छोड़ दो, मोह माया में पड़ोगे तो फिर छोटनागपुर पठार वहीं रह जाएगा, है ना। माया बांटते हैं। हाँ, क्या? रूर उसका पार्ट है, वो देश नहीं है। रूर उसका एक भाग है, एरिया है जहां कोयला मिलता है। वहां से एक नदी बहती है, राइन नदी बहती है, जो दुनिया की सबसे बेस्ट व्यापारिक नदी। छोड़ दीजिए, मोह माया में बढ़ रहे हैं हम लोग। अब सीधे छोटनागपुर पठार पर आइए, कभी होगा चर्चा, मौका मिलेगा तो। नहीं, सब लोग कहेगा कि सर 9 बजा दीजिएगा क्या, भूख लगता जा रहा है। चलो लिखो, हम समझ रहे हैं गुस्सा आ रहा है। अच्छा, सबसे बोलना, तुम लोग को क्लास का मोड चेंज कर सकेंगे। इंटरेस्ट अगर नहीं आ रहा है पढ़ने में, क्लास कौन कौन ऐसे व्यक्ति हैं जिनको भूगोल समझ में नहीं आ रहा है, एकदम से लग रहा है कुछ नहीं समझ में, आप जो पढ़ा रहे हैं हमको बिल्कुल जीरो आ रहा है। किसको किसको ऐसा लग रहा है? और डरो मत, बोल सकते हो कि हमको सर आपका पढ़ाई बिल्कुल समझ में नहीं आता है, आप जा सकते हैं। लग रहा है आपको इतना मजबूत तो नहीं, किसी को यहाँ पर हमसे मजबूत तो लड़के हैं सब, 2-4 फैट दे देंगे तो गिरिए जाएंगे हम। चलो हो गया, लिखो। क्या बोल रहा था लास्ट? चलिए फोटो बनाइए। लिखिए, ये झारखंड है,
ये बिहार है। ये कौन है? ये कौन है? पश्चिम बंगाल। ये कौन है? उड़ीसा। बनाइए। ये दामोदर नदी है। दामोदर नदी छोटानागपुर पठार को 2 भागों में बांटती है। रहने देते हैं आज यहीं पर, ठीक ना, फोटो बना के छोड़ देते हैं, कल इस पर डिटेल करेंगे हम, ठीक है। अब खुशी हुआ थोड़ा, मुझे लग रहा था कि मेरे क्लास का लड़का वेट कर रहा होगा, पर अब लगा मुझे कि नहीं, हमारे क्लास का वेट नहीं कर रहा, सब ऊब रहा है कि जल्दी भागे। अरे मैं दुखी नहीं हुआ हूं भाई, लेकिन अच्छा चलिए कोई बात नहीं। अरे दामोदर नदी, मतलब कभी कभी जानबूझ के सेंटिमेंटल डायलॉग मारते रहते हैं ताकि लोग हमारे फेवर में बात करने लगे, है ना जी? ना होगा ना, बहुत ज़्यादा है इसमें, बहुत बात है। अगर अभी कंप्लीट करते हैं हम कुछ छोड़ देंगे, इसलिए छोड़ दे रहे हैं। कल 20 मिनट में काम, कल 20 मिनट में ही काम हो जाएगा। हाँ, कल हम क्या शुरू करेंगे, इसमें बहुत सारा पॉइंट है, खनिज बहुत ज़्यादा है ना, तो पॉइंट बताना पड़ेगा। फिर यहाँ पर अगर भागा भाई जिसको लोग बोलेंगे सर 8 बज गया, तो फिर हम भी भागने लगेंगे तो कुछ कम हो जाएगा। हाँ, ये कम हो, सब कम हो जाता चल जाता, छोटानागपुर पठार कम नहीं होना चाहिए, जी बहुत ज़्यादा जी के इसके अंदर है। झारखंड है, दामोदर नदी उड़ीसा है, ठीक है। चलिए, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू, आशीर्वाद। कैसा लगा क्लास आप लोगों को?